औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद इमरान आपसे मुखातिब हूँ। बेटा, इस कोरोना की वबा की वजह से हम अपने अपने मकाम पे अपने अपने घरों में हिफाजती इक़दाम की वजह से आप जानते हैं कि आपको छुट्टियाँ कर दी गई हैं और तालीम का जो सिलसिला है वो रुक गया है। तो इसलिए आप सब बच्चों से ये इल्तमास है कि बेटे आप अपने घरों में हैं और वहाँ बैठ के पढ़ें, क्योंकि आपके इम्तिहान शेड्यूल है, जून के अंदर आपके इम्तिहान होने हैं, पेपर होने हैं। तो अगर आप सुस्त पड़ गए तो मेरे बच्चे कामयाबी मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। और आपकी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, आप सब बहुत दिल लगा के पढ़ रहे थे। तो अब भी अपने उस सिलसिले को जारी रखें ताकि आपके जो नंबर आने का जो सिलसिला था, अच्छे नंबर आने की जो उम्मीद थी वो बनी रहे और अच्छे नंबर आए। इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप कामयाब होंगे। तो बेटे अब शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर की क्लास के पहले चैप्टर के अहम जो भी सवालात हैं उनको मैं आपको थ्रू करा देता हूँ। आप बैठ के उन चैप्टर को तैयार करें और फिर आपको वो पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप उसको सॉल्व करके फिर खुद उसे अपलोड करेंगे और हम चेक करेंगे और आपको उसका फीडबैक देंगे। तो आपने इस चीज़ को श्योर करना है कि आप इस चीज़ को रिवाइज भी करें और टेस्ट भी सॉल्व करें और उसको अपलोड भी करें। इस तरह से आपकी तैयारी का सिलसिला चल निकलेगा और जो कमी कोताही है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो बेटे आप सब बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पाक पढ़ लें। पहला चैप्टर आप जानते हैं बेसिक कंसेप्ट के हवाले से। तो इसमें इसके शुरू पोर्शन से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो यही कि आप एटम को लाइट माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं देख सकते। तो बेटे उसका जो जवाब आप जानते हैं वो यही कि एटम लाइट माइक्रोस्कोप से इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज को देखने के लिए इस्तेमाल होती है विजिबल लाइट। इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत लार्ज होती है। इस लार्ज वेवलेंथ की वजह से क्योंकि एटम का साइज स्मॉल है तो लार्ज वेवलेंथ की वजह से एटम जो है उस लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आता। और वैसे भी लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आप सब जानते हैं, वो है 500 नैनोमीटर। ये उसकी मैग्नीफाइंग पावर है। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? वो होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता है वो कि मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज है। आप सब जानते हैं बेटा कि मॉलिक्यूलर आयन एक ऐसा आयन होता है जो किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालने से बनता है। जैसा कि आप जानते हैं
पानी है, एक मॉलिक्यूल है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। और मॉलिक्यूलर आयन इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से भी बन सकता है, जिसकी मिसालें आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर आयन, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल की गैस बनाते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में तो आप उसकी गैस बनाएं, चाहे वो सॉलिड है तब भी आप उसकी गैस बनाएं, और आप उस गैस में से तीन चीजें जैसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, एक्स रेज है या गैमा रेज है, जब आप इन तीन चीजों को मॉलिक्यूल गैस में से गुजारते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अब मॉलिक्यूलर आयन के बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता है आइसोटोप के टॉपिक से। कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो फ्रैक्शन में क्यों होता है। वो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 AMU है, जो कार्बन का मास है 12.000 AMU है। तो ये हाइड्रोजन का मास फ्रैक्शन यानी इशारे में क्यों आ रहा है, तो इसकी वजूहात जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। बड़े इसकी दो वजूहात हैं। एक तो किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं, और हर आइसोटोप की स्पेसिफिक रिलेटिव अबंडेंस होती है। इसी वजह से किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो फ्रैक्शन के अंदर होता है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से है कि मास स्पेक्ट्रम क्या होता है। बड़े मास स्पेक्ट्रम आप जानते हैं ये एक ग्राफ होता है, एक प्लॉट होता है। इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पर m/e होती है या मास नंबर होता है, और y एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस होती है। इसे आप मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोई भी एलिमेंट है जैसा कि नियॉन है, उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 20.18 AMU है। तो कहा जाता है कि क्या 20.18 AMU नियॉन कोई चौथा आइसोटोप है। इन द सैंपल ऑफ नियॉन .18 AMU is not the fourth isotope. Justify. तो इसका जवाब आपने ये लिखना है कि जो नियॉन है उसके बड़े 3 आइसोटोप्स होते हैं। नियॉन 20 है, नियॉन 21 है, नियॉन 22 है।
उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है नियॉन 20 की 90.92% है, नियॉन 21 की 0.26% है, नियॉन 22 की 8.82% है। तो जब आप इसका एवरेज लेते हैं इसके मास का, तो इसका एवरेज कैसे लेते हैं आप जानते हैं कि इसका किसी भी आइसोटोप का मास को उसके रिलेटिव अबंडेंस से ज़रब देते हैं, जमा एक और आइसोटोप का मास उसके रिलेटिव अबंडेंस से ज़रब देंगे आप, जमा तीसरे आइसोटोप का मास और उसके रिलेटिव अबंडेंस ज़रब देंगे और तकसीम कर देंगे 100 पर। तो ये जवाब आता है 20.18 AMU। आप देख रहे हैं कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, चौथा कोई आइसोटोप नहीं है। अगर 20.18 AMU है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास है, ना कि चौथा आइसोटोप है। उसके बाद सवाल कंबशन एनालिसिस से, बल्कि उससे पहले एम्पिरिकल फार्मूला से सवाल आता है कि डिस्क्राइब steps to calculate empirical formula। तब इसके 4 स्टेप्स हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के, बुक के अंदर भी दिया गया है। पहला स्टेप है आपने सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है एलिमेंट्स की। उसके बाद आप ग्राम एटम्स निकालेंगे जिन्हें आप क्या कहते हैं, मोल। अपने ग्राम एटम कैसे निकालेंगे साहब? ग्राम एटम या मोल निकालने के लिए आपको मास के साथ मोलर मास को तकसीम करना पड़ता है। तो ये दिया गया मास कहाँ से आएगा? जो परसेंटेज वाला मास होगा इसी को आप मोलर मास पे तकसीम कर देंगे। तीसरा आपने निकालने पड़े एटॉमिक रेशियोज। अब एटॉमिक रेशियोज कैसे निकालते हैं? एटॉमिक रेशियोज निकालने के लिए आप इन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मोलर रेशियोज निकाल लेंगे। अब मोलर रेशियोज कैसे निकलेंगी? उसके लिए आप इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। मिसाल के तौर पे 3 एलिमेंट्स हैं, उनके तीनों के नंबर ऑफ मोल्स को आप तकसीम कर देंगे जो सबसे छोटी मोलर वैल्यू होगी। चौथा, अगर एटॉमिक रेशियोज आ रही है होल नंबर में, तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। नहीं तो फिर आप इसे किसी सूटेबल डिजिट से डिवाइड करके अपना होल नंबर बनाएंगे। अच्छा बेटा, उसके बाद कंबशन एनालिसिस से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कि आप कंबशन एनालिसिस से किसी भी एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड कंबशन एनालिसिस से ऑक्सीजन की मिकदार आप एक्यूरेटली मेजर क्यों नहीं कर सकते? तो उसकी वजूहात आप जानते भी हैं, मैं रिवाइज करा देता हूँ। बट उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह कि कंपाउंड जो होता है वो ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन जलती नहीं है बल्कि जलने में हेल्प करती है। और दूसरा, कंपाउंड जो है वो फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाता है।
ये दो वजूहात है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ is it related to empirical formula? बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हैं, आप उसकी तारीफ लिखेंगे कि ऐसा फार्मूला जो आपको किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और आप इसकी तफसील के अंदर लिखेंगे कि ये आपको कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स बताता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे रिलेटेड है, उसके लिए फिर आप फार्मूला लिखेंगे। उसका फार्मूला लिखेंगे बेटे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये इस तरह से रिलेटेड है एम्पिरिकल फार्मूला से। अब n क्या है वो आप जानते हैं कि ये एक होल नंबर है, और इसकी वैल्यू जो होती है 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। अब n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी आप सब जानते हैं कि n की वैल्यू निकालने के लिए आप मॉलिक्यूलर मास को तकसीम कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास से। इस तरह से n की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आपका सवाल स्टिशियोमेट्री से आ सकता है, वो ये कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो आपको कौन सा रिलेशनशिप देती है। बट वो 4 रिलेशनशिप है आपकी बुक के अंदर दिए कि गए हैं। पहला मास मास रिलेशनशिप है, इसमें आपने ये लिखना है कि अगर आपको किसी एक एलिमेंट का मास दिया गया है या किसी एक कंपाउंड का मास दिया गया तो आप दूसरे कंपाउंड का मास मालूम कर सकते हैं। दूसरा मास मोल, या मोल मास रिलेशनशिप है। इसमें आपने क्या लिखना है कि अगर आपको एक या रिएक्टेंट का मास दिया गया है तो आप प्रोडक्ट्स का मोल निकाल सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का मास दिया गया तो आप रिएक्टेंट का मोल निकाल सकते हैं। तीसरा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसमें आपने ये लिखना है कि अगर आपको रिएक्टेंट का मास दिया गया तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं एंड वाइस वर्सा। चौथा आप मोल मोल रिलेशनशिप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये 3 भी लिख दें तो काफ़ी है। उसके बाद यहाँ से एक और 4 क्वेश्चन जो आ सकता है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पहचान सकते हैं। हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो फिर इसे आइडेंटिफाई करने के 3 स्टेप्स हैं जिनमें आप इसको पहचान सकते हैं। पहला स्टेप कि आप सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मासेस दिए गए हैं
मकदार दी गई है वो आप निकाल लेंगे, उनके मार्क्स से निकाल लेंगे। उसके बाद आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। और तीसरा, आप उस रिएक्टेंट को पहचानेंगे जो आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। जो रिएक्टेंट कम से कम प्रोडक्ट देगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आखिरी सवाल है जो आपके चैप्टर के दरमियान से आ सकता है, वो ये कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? बट एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, भी आप जानते हैं, बड़ा अहम सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इस आंसर को आप पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे ताकि थोड़ा ये अट्रैक्टिव भी हो जाए, लेंथी सा जवाब है इसका। पहला पॉइंट तो यही कि जो इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, जो नातजुर्बाकार शख्स होता है, अगर वो तजुर्बा कर रहा हो तो बहुत ही कम मिकदार में प्रोडक्ट उसे मिलेगी। इसीलिए एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है थ्योरेटिकल यील्ड से। दूसरी वजह इसकी ये है कि आप कोई कंपाउंड बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप उसे सेपरेट करना चाह रहे हैं। कैसे सेपरेट करेंगे? आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से सेपरेट करते हैं उसे। आप उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट करते हैं। आप उसे सब्लिमेशन से सेपरेट करते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जिससे आपकी एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो सकती है। उसके बाद जब आप सेपरेट कर लेते हैं कंपाउंड को, तो बेटा आप उसकी फिर फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन से आपने उसको सेपरेट किया, फिर आप उसकी वॉशिंग करेंगे। फिर आप उसकी ड्राइंग करेंगे। ये वो स्टेप्स हैं जिससे आपकी एक्चुअल यील्ड जो है कम हो सकती है। उसके बाद आखिरी पॉइंट जो आपने इसमें लिखना है कि हो सकता है कि आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल रिएक्शन जब होता है वो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट जो होती है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, या कोई साइड रिएक्शन हो जाता है। साइड रिएक्शन में ये होता है कि आप प्रोडक्ट बना रहे थे और वो प्रोडक्ट नहीं बनी, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बन गया, तो ये साइड रिएक्शन। अच्छा बेटा, इसके बाद ये तो वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो अपना चैप्टर में से आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको निशान लिखवाए हुए थे। आप एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी वहाँ से लाजमी कीजिएगा और उनको लाजमी करके फिर जो इस चैप्टर से चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल आ रहा है, तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सारे और चैप्टर के अंदर से आने वाले एग्जाम्पल्स उनको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जो है इस चैप्टर की मुकम्मल हो जाए। और फिर इसका हम पेपर अपलोड करेंगे और उस पेपर को करने के बाद फिर देखेंगे कि आपकी तैयारी का क्या अगर कमी है तो फिर डिस्कस करेंगे। आपने जो क्वेश्चंस करने हैं इसके हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं और उन क्वेश्चंस के इंशाल्लाह आपको आंसर दिए जाएंगे। हाँ बेटा, मेरा फ़ोन नंबर जो है वो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के लिए या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे। वो ये है 0300 636 0135।
इससे आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ और आपके जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू।